दोस्तों नमस्कार। क्या अमित शाह के दो बेहद खास लोगों ने नरेंद्र मोदी को मुसीबत में डाल दिया है? नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ा दी है? और क्या ये दोनों आने वाले कैबिनेट रिशफल में यानी कैबिनेट का जब भी विस्तार होगा उसमें रुखसत कर दिए जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार की चर्चाएं हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता समीकरण पलट रहा है, उन सब को देखते हुए यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो बेहद खास लोग, जी हां, अमित शाह जो सरकार में नंबर 2 हैं, नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वास पात्र माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चाणक्य तक कहे जाते हैं, उनके दो बेहद विश्वास पात्र लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार की जितनी किरकिरी कराई, क्या उसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस से भी बाहर हो गए? और अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां दिख रही है, अब उन दो के आगे तीसरे चौथे की गिनती भी बढ़ती जा रही है, जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के लिए लगातार परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। चाहे जाने में या अनजाने में, जिस तरह से भी हो, नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानियां जिस प्रकार से अमित शाह के करीबी लोगों की वजह से बढ़ती जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर का सत्ता समीकरण अब नए सिरे से परिभाषित होगा? आखिर वो दो लोग कौन हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 6-7 महीनों के दरमियान परिस्थितियां बदली है? कैसे नागपुर और दिल्ली के समीकरणों में 1 और 2 दोनों मिलकर जिस प्रकार तीसरे को किनारे लगाने की कोशिश करते थे, अब 1 और 3 ने हाथ मिला लिया और नंबर 2 को किनारे जाना पड़ रहा है। दरअसल इस पूरी कवायद पर यदि हम नजर डालें तो एक बात और साफ होती है, और उन दोनों लोगों के नाम को सामने लाने के पहले एक बात और आपके सामने मैं रख देता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर जो नितिन नवीन की ताजपोशी हुई, वो उन दोनों का पत्ता काटते हुए ही हुई है। जेपी नड्डा के बाद वही दोनों, जी हां, वही दो अमित शाह के खास लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। मैं एक एक कर उनका नाम आपके सामने रखता हूं और कैसे नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी उन्होंने करा दी, वो भी आपको बताता हूं। पहला नाम है भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं और भूपेंद्र यादव के मंत्रालय ने जो किया, जैसी सिफारिशें की, उन सिफारिशों के बाद जिस तरह से मोदी सरकार की किरकिरी हुई, उससे एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या ये सिफारिशें किसी पर्यावरण के विशेषज्ञों के द्वारा लाई गई या फिर किसी माइनिंग माफिया के दबाव में लाई गई? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल जो इसके साथ जुड़ता हुआ नजर आता है कि आखिर जिन दो मामलों में दो अमित शाह के खास लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार की और नरेंद्र मोदी की किरकिरी कराई, इन दोनों से सुप्रीम कोर्ट ने ही नरेंद्र मोदी सरकार को बाहर निकालने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही दरअसल सरकार को राहत पहुंची। तो क्या है ये मामला, आइए जरा खुल के बताते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि मैंने भूपेंद्र यादव के नाम का जिक्र किया, भूपेंद्र यादव के मंत्रालय ने एक सिफारिश की और उन सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नवंबर महीने में यह कह दिया कि 100 मीटर से ऊपर जो अरावली रेंज की पहाड़ियां हैं उन्हें ही पहाड़ी माना जाएगा और उसके नीचे को पहाड़ी नहीं माना जाएगा। पहाड़ी नहीं मानने का मतलब था कि वहां खनन की गतिविधियों को छूट दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से पर्यावरणविदों ने अपने सवाल उठाए, आंदोलन शुरू हो गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिशा निर्देश पर रोक लगानी पड़ी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब जब से आए, उसके बाद से अचानक पर्यावरण के मामले को लेकर के जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को समझा और रोक लगाया। अब दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी अरावली रेंज, और अरावली रेंज जिस प्रकार से अरावली से पूरब के भारत के लिए कहा जाता है कि मरुस्थलीकरण रोकने का कारण बना हुआ है, अगर अरावली रेंज को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता तो फिर क्या होता अरावली के पूरब बसे हुए हिंदुस्तान का? ये एक सवाल है। और सभी जानते हैं कि 5% भी ऐसे इलाके अरावली में नहीं है जहां उसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ऊपर है। यानी लगभग पूरी अरावली में एक तरह से खनन माफियाओं को छूट मिल जाती कि वहां पर वो माइनिंग का काम कर सके।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में जो बताए जा रहे थे, अचानक उनका नाम एक झटके में किनारे हो गया। अब भूपेंद्र यादव का नाम अध्यक्ष पद की रेस से तो बाहर हो गया, लेकिन भूपेंद्र यादव अमित शाह के करीबी कैसे है, जरा इस पर भी नजर डाले तो कई सारी चीजें साफ होती है। बिहार से वो 2015 से जुड़े रहे। बिहार में भाजपा का कामकाज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से भूपेंद्र यादव ही देखते रहे। भूपेंद्र यादव के कारण ही भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन टूट की कगार पर पहुंचा और टूटा भी। और भूपेंद्र यादव का नाम सुनते ही नीतीश कुमार भी नाराज रहते हैं। नीतीश कुमार को आज तक इस बात की टीस है कि जो चिराग मॉडल खेला गया, उस चिराग मॉडल में कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव की कोई भूमिका रही होगी। ये बात जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछे, किसी भी नेता से पूछे, वो तमाम चीजें खुलकर बताते हैं। अब आज की तारीख में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ना रहे तो नरेंद्र मोदी की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों बैसाखियों के बूते लोकसभा में 272 का आंकड़ा पूरा होता है। अब भूपेंद्र यादव बिहार के मामले में एक सहयोगी दल को नाराज कर बैठे थे पहले से। उसके आगे राजस्थान में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, या पूरे अरावली रेंज में जैसी परिस्थितियां बनी, और पूरी सरकार की जिस प्रकार से किरकिरी हुई, उस किरकिरी के बीच भी भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों की नजरों में चढ़ते हुए दिखे। इस तरह चढ़ते हुए दिखे कि पूरी मोदी सरकार की लोकप्रियता ही सवालों के घेरे में दिखने लगी। लोकसभा चुनाव के वक्त से वैसे ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि जनता ने बहुमत नहीं दिया। लेकिन भूपेंद्र यादव अकेले नहीं है। मैंने आपको बताया कि शाह साहब के दो ऐसे बेहद भरोसेमंद लोग नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी करवा चुके हैं, अपना भी नुकसान करवा चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पावर इक्वेशन में दो लोगों के बीच विश्वास के संबंधों पर कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी खड़ा करा चुके हैं। तो जरा दूसरे नाम पर भी गौर कर लेते हैं। दूसरा नाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान बिहार से भी राज्यसभा सांसद रहे, संगठन के आदमी माने जाते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी की अगली पीढ़ी, जो मोदी, शाह और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी वाली पीढ़ी के बाद में गिनी जाती है, उस पीढ़ी के सबसे तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती थी। भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष के लिए माना जाता था कि करीब करीब ये भूपेंद्र यादव से भी आगे निकलते दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इनके बड़े मधुर संबंध हैं। जहां एक तरफ भूपेंद्र यादव सहयोगी दलों से और खासकर जनता दल यूनाइटेड के साथ संबंधों का धागा तोड़वाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ही थे जिन्होंने कहीं ना कहीं वो संबंधों का धागा उन्होंने बरकरार रखा। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जब शिक्षा मंत्री हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान से सरकार को उम्मीद थी कि कम से कम वो वैसी किरकिरी नहीं कराएंगे जैसी स्मृति ईरानी के समय में होती थी। उनकी डिग्री पर सवाल उठते थे कि वो कहां तक पढ़ी लिखी हैं। पहले वो सांसद भी नहीं बनी थी और सीधे शिक्षा मंत्री बना दी गई थी, तब मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था। और अब जब धर्मेंद्र प्रधान आए, अमित शाह के बेहद करीबी, और कई राज्यों में भाजपा के सांगठनिक कामों में, चुनावी कार्यों में धर्मेंद्र प्रधान की उपयोगिता होती है। उन्हें एक मजबूत पिलर के तौर पर वहां जोड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही यूजीसी का मामला सामने आया, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग चरमरा गई। यूजीसी के मामले में नरेंद्र मोदी को बिल्कुल वैसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जैसे मंडल कमीशन के वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह समाज के एक बड़े तबके के बीच राजनीतिक विलन के तौर पर देखे गए थे। धर्मेंद्र प्रधान ने वो हालत कर दी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की, जिसमें साफ साफ दिखने लगा कि नरेंद्र मोदी किसी एक पक्ष के पक्ष में झुक भी नहीं सकते थे। और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ही नरेंद्र मोदी सरकार की नाक बचाने के लिए काम आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला पहुंचा, और वैसे भी न्यायपालिका किसी राजनीतिक दल के दबाव में या इशारे पर तो काम करती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस मामले में अभी वैसे ही देश के अंदर माहौल गर्म है, इस पर एक विस्तृत समीक्षा की जरूरत है। लिहाजा यूजीसी ने जिस प्रकार से गाइडलाइंस जारी की थी, और उस गाइडलाइंस पर सामान्य वर्ग और
आरक्षित वर्ग के लोगों के बीच टकराव की परिस्थितियां बन रही थी, गांव गांव में जिन लोगों ने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह भी नहीं देखा, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या रिजर्व कैटेगरी के हो, सबके बीच विमर्श का मुद्दा ही यूजीसी बन गया। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को, संघ और भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को गहरा आघात पहुंचाया। धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय से यह उम्मीद थी कि इस तरह के सर्कुलर को आने से रोकते, और जब आ ही गया यूजीसी की तरफ से ऐसा सर्कुलर, उसके बाद में जब भ्रम फैलना शुरू हुआ तो भ्रम फैलने से बचाने के लिए कोई बड़ा प्रभावकारी वक्तव्य देते या फिर लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते। लेकिन सरकार की तरफ से तथ्यों को जितना दबाने की या जितना उस पर पानी मारने की कोशिशें हुई, उतना ही ज्यादा रायता फैलता गया और अलग अलग वर्गों के लोगों के बीच असंतोष उत्पन्न होता चला गया। सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसे वे दिलो जान से वोट करते रहे हैं, वो उनके पक्ष में खुलकर खड़ी नहीं हो रही है, और वो उसकी सहमति से ही ऐसा सर्कुलर लाया गया है। ओबीसी वर्ग के लोगों को लगा कि जब उनके पक्ष में कुछ बड़ा फैसला हो रहा है, उस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार उसके पक्ष में नहीं बोल रही है, चुपचाप किसी तरह से लीपापोती में लगी हुई है। और इन सब के बीच न इधर के रहे न उधर के रहे वाली परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार की लोकप्रियता भी सीधे सीधे जमीन पर आ गिरी। दूसरी परिस्थिति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए, और यहीं पर इन दोनों का रास्ता बंद होने के बाद नितिन नवीन की लॉटरी लगी। लेकिन नितिन नवीन की लॉटरी में अगर भाजपा के अंतःपुर की माने तो साफ दिखाई देता है कि अब मोदी शाह की सहमति से नहीं, बल्कि मोदी और भागवत के बीच की सहमति से नितिन नवीन का नाम फाइनल हुआ। मोहन भागवत लंबे समय तक पटना में रहे हैं। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा से उनकी नजदीकी रही है। नितिन नवीन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नजदीकी रही है, और इन दोनों ने मिलकर अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले दो कुशल चुनावी प्रबंधकों को एक झटके में किनारे कर दिया। और अब आगे का सवाल यह है कि भाजपा अध्यक्ष पद की रेस से तो ये बाहर हो गए, क्या इन दोनों को कैबिनेट से भी बाहर किया जाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की साख पर जिस प्रकार से बट्टा लगा है, उससे दो तीन चीजें साफ होती है। पहला, ये अरावली वाले मामले को देखकर लोगों के बीच जो धारणा फैली, आप दिल्ली से लेकर गुजरात तक पूरे अरावली रेंज में जाकर किसी से भी बात कर ले, आम नागरिक से, कि आखिर जो फैसला आया था, आखिर जो सिफारिशें थी, क्या वो सिफारिशें जनता के हित में थी? एक स्वर में लोग यही कहते मिलेंगे कि ये खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने वाला दस्तावेज था। तो नरेंद्र मोदी सरकार यदि भूपेंद्र यादव को कैबिनेट में बनाए रखती है तो माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया। अब मोदी जी ने माफ कर दिया भूपेंद्र यादव को, फिर राजस्थान की चुनावी संभावनाओं का क्या होगा? फिर हरियाणा के अंदर की चुनावी संभावनाओं का बीजेपी के लिए क्या असर होगा? ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप वाली स्थिति नहीं रही। हरियाणा में हाफ और राजस्थान में लगभग 40% सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा बैठी, लगभग आधी सीटों के करीब वो गंवा बैठी। तो अब वहां परिस्थितियां बीजेपी को अपने पक्ष में फिर से लानी है। रही बात धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान अपने गृह राज्य उड़ीसा में वैसे तो सक्रिय नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर है कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के लिए कई राज्यों में जितने उपयोगी थे, उतना ही बड़ा नुकसान यूजीसी के सर्कुलर के साथ, उनके मंत्रालय के एक सर्कुलर के साथ बीजेपी का हो गया। अब यूजीसी के सर्कुलर आने के बाद की जो परिस्थितियां हैं, वो तय हो गया कि जनरल कैटेगरी के लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस प्रकार का एक जज्बाती रवैया था, वो जज्बाती रवैया एक झटके में खत्म हो गया। अब वो कहीं भी अपने समीकरण, अपने कैंडिडेट के हिसाब से जाकर वोट करने को स्वतंत्र हो गए। ओबीसी वर्ग में भी 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अपने चेहरे और अपने नाम पर एक जगह बनाई थी, वो भी कंप्रोमाइज होता हुआ दिखा। और दूसरा, अखिलेश यादव का पीडीए, जाति जनगणना, ये सारे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन इन सब से बड़ा नुकसान क्या अमित शाह का हो गया? क्या मोदी शाह के बीच कोई खाई उत्पन्न हो गई?
इस पर अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन इतना जरूर है कि पहले की तरह अमित शाह को फ्री हैंड नहीं है और एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति नरेंद्र मोदी अब बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोटे तौर पर इतना ही कहा जा सकता है कि दो लोगों ने जिस प्रकार से मोदी सत्ता की किरकिरी कराई, वो दो लोग खुद अपना नुकसान तो करा ही बैठे, भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर भारत में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करा बैठे और इन सब से आगे मोदी शाह के बीच जो विश्वास का पुल बना हुआ था, परस्पर विश्वास का पुल, उस विश्वास के पुल पर भी एक मजबूत नींव पर जो विश्वास का पुल खड़ा था, वो नींव अब उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। इसी का विस्तार उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ उपमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री, बीच में संतों का अपमान, फिर बटुकों का अपमान, फिर बटुकों का सम्मान और फिर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का के लिए जो परमिशन थी, उस परमिशन का निरस्त किया जाना, कई सारे ऐसे मुद्दे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन मुद्दों के आश्रय यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 14 में जहां टीम मोदी के साथ शुरू हुई थी, अब वो टीम मोदी भी कहीं ना कहीं दरकनी शुरू हो गई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।